उसको बियर किया जाए, उसका लॉस जो है वो करके जो है उसको दिया जाए, ख़त्म करके दिया जाए उसको। उसकी जो पेमेंट उड़ी हुई है उसको, या जो डूब गई है पेमेंट, उसको वो उसको वापस करे। ठीक है जी। 11th क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो दरमियान में जो राइट्स और ड्यूटीज को डिटरमिन किया जाए, समझा जाए क्या चीज़ें हैं जो दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान में हुआ है, और उनके दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनमें पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। पहला बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म में बी डिटरमिन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ कि कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली वही आल इन आल होगा। कोई रिलेशन कोई चीज़ जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। यानी कॉन्टैक्ट में भी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल सामने आता है, सामने नजर आता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि वो उसको राइट एंड ब्लैक एंड वाइट में नहीं बताया गया, बल्कि एक इडन तरीके के साथ वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें जिसको इनका डिस्करेज किया जाता है कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो एक्सप्रेस हो, यानी कि सामने आए, बिल्कुल वाजे होना चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब है वाजे होना। इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि वाजे नहीं होता, गैर वाजे होता है। ठीक है। कोर्स ऑफ डीलिंग, किस किस्म की डीलिंग वहां पे पार्टनर्स की जो है, जो बिजनेस है वो किस किस्म का है। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब क्या है, वो का पार्टनर किस किस्म के पार्टनर है। ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वेरीड का मतलब तब्दील किया जा सकता है, पार्टनर्स की कॉन्सेंट से जो है उसको तब्दील किया जा सकता है। एंड सच कॉन्सेंट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड, और ये फिर वही चीज़ है कि उनकी जो मर्जी है वो या तो सामने आएगी, लोगों को पता होगी, या फिर इम्प्लाइड होगी जो मख्फी होगी या छुपी हुई होगी। तो अगर इसमें कोई कॉन्सेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया जाता है तो फिर भी आपको वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी तमाम पार्टनर्स को। ठीक है। एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड। इन स्टेन ऑफ ट्रेड यानी कि ट्रेड की, के अंदर को भी जो मुश्किलात वगैरह आती हैं, बेसिकली उनमें एग्रीमेंट क्या होता है। मतलब क्या कहने का ये है कि वो जो पार्टनर है बेसिकली उसके अलावा कोई काम नहीं करें। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दी इन सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ोगे, बेसिकली वही बताता है कि एग्रीमेंट को आपने जो है उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है। सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको आपके टीचर ने बताया होना। सच कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड दैट ए पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म। अदर देन डेट ऑफ द फर्म, फर्म के अलावा कोई बिजनेस है वो नहीं कर सकेगा। वाइल ही इज ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर की स्टेज पे खड़ा है या पार्टनर है तो कोई बिजनेस जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो मेन चीज है, नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, आप ये सेक्शन पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का क्या मतलब है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन कंटेन, ठीक है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये दिस इज ए लीगल एक्सप्रेशन एंड टू गिव ओवर राइडिंग इफेक्ट टू ए पर्टिकुलर प्रोविजन। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि बाकी किसी और जगह पे जो मर्जी चीज लिखी होगी, जो ये कानून बता रहा है यही आपने इस पे अमल करना है। यानी कि क्या मतलब क्या होगा कि इट मीन इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग स्टेटेड इन एनी अदर लॉ, इट मीन्स द प्रोविजन विल प्रिवेल, दिस प्रोविजन विल प्रिवेल। यानी कि कोई कानून के अंदर कोई और बात बताई गई है, किसी और कानून के अंदर सेक्शन 27 के अंदर हो सकता है कोई और चीज़ बताई गई हो, उसके बावजूद आपने ये सेक्शन जो आपका है 10 का 11 सेक्शन का जो 2 है, 11(2) है, इसकी जो भी इसके अंदर जो होगी वो आपने इस चीज़ को मानना है। आप ये पूछ सकते हैं, ये हर जगह पे लिखा होता है नोट नोट एनीथिंग कंटेन, कि भी आप उस चीज़ को नहीं मानोगे। इसका मतलब क्या होगा कि ओवरराइड कर गया ये सेक्शन, कि कोई और जगह पे कोई और चीज़ लिखी होगी उसको आपने नहीं मानना, या आपने उसकी हद तक मानना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हद तक मानना है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है इसको आपने प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। तो द अथॉरिटी द अथॉरिटी कैन एक्ट इवन इफ अदर लॉज वुड नॉर्मली प्रिवेंट इट। कोई अदर कानून उसको बचा कहता भी है कि गलत है, लेकिन अगर इसमें चीज़ें जो लिखी गई हैं वो आपने उस चीज़ को मानना है। इट इज बेसिकली ये है नॉन
ऑब्स्टेंट क्लास। नॉन ऑब्स्टेंट क्लास क्या होती है? जो कि कानून के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, कानून के दरमियान जो आपस में तनाव है, या कानून के दरमियान जो कोई लड़ाई है, उसको ख़त्म करता है और इंश्योर करता है स्पेसिफिक रूल। जो ये जिसके बारे में बात की गई है, ये स्पेसिफिक रूल इंश्योर करता है कि इसको आपने मानना है, और ये ओवरराइड कर जाता है, सुपरसीड कर जाता है बाकी तमाम कानून को। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था कि अक्सर ये लिखा जाता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वही है कि आपने कोई भी चीज़ किसी जगह पे भी कानून में लिखी हुई है, आपने वो चीज़ नहीं माननी। ठीक है, अब उसने वो हवाला भी दे दिया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हो सकता है 1872 का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कोई और चीज़ लिखी गई हो, लेकिन आपने अगर इसके बारे में, ये जिस सेक्शन के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है, ट्रेड के बारे में बात की गई है, तो आपने इस सेक्शन को अहमियत देनी है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड दैट ए पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज ए पार्टनर। इसके बाद है जी सेक्शन 12, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कंडक्ट क्या है, बिजनेस का बर्ताव कैसा होगा? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्टनर्स के दरमियान, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो उसका एक राइट्स आगे बिजनेस का, या इसके बारे में क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो उसका राइट क्या है कि वो उसके एक बिजनेस के मामलात में टेक पार्ट करे, हिस्सा ले, टेक पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसका राइट है। दूसरा राइट क्या कहता है कि एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली। डिलीजेंटली क्या होता है कि डूइंग समथिंग विथ केयर एंड इफेक्ट, कंटिन्यूस इंटेंशन। कंटिन्यू इंटेंशन दे, यानी कि पूरी तवज्जो के साथ वो काम करे। ठीक है, वो पूरी तवज्जो के साथ वो काम करे। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो उसको दी गई हैं कि तुमने ये काम करना है, वो बिजनेस के कंडक्ट के अंदर, बिजनेस के बर्ताव में, बिजनेस के अंदर वो अच्छे तरीके से, एफर्टलेसली, जो उसके अंदर अपनी दिलो जान से उसकी पूरा करने की कोशिश करे। ठीक है, तो तीसरा इसका क्या कहता है कि एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस। कि आम मामलात में कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई आपस में कोई तनाव आ जाता है, कोई आपके बारे में, आप कोई और चीज़ बात कर रहे हो, दूसरा पार्टनर आपको कोई और बात कर रहा है, कोई डिफरेंस आ जाता है, तो क्या करना है आपने? मे बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। तो फिर क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं उनकी मेजोरिटी जो होगी वो ही प्रिवेल करेगी। मतलब कहने का है कि अगर फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर हैं, तो दो पार्टनर एक साइड पे हैं और एक पार्टनर एक साइड पे है, तो मेजोरिटी की बात जो है ना वो मानी जाएगी, एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट। कि डिफरेंस कोई आ जाता है, ता वक्त है कि इसके अंदर और भी डिफरेंस चीज़ें आती हैं कि आप उसे निगेट कर रहे हो, आप उसे नहीं मान रहे हो, दो बंदे मान रहे हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटी जो है 50% से ज़्यादा है, यानी कि आप 51% के पार्टनर हो। तो फिर क्या होगा, फिर वीटो पावर आ जाएगी, फिर आपकी बात जो है वो मानी जाएगी। इसमें ये बात नहीं की गई, लेकिन इम्प्लाइडली या मख्फी तौर पर ये बात है कि जिसके पास शेयर ज़्यादा हैं, जिसके पास अथॉरिटी फिर ज़्यादा होगी, उसी की बात मानी जाएगी। लेकिन आम अगर तीन पार्टनर हैं फॉर एग्जांपल, वो तीनों पार्टनर ने बराबर बराबर जो है उसके अंदर की हुई है, पार्टनरशिप की हुई है या पैसा लगाया हुआ है, तो फिर मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। एंड एवरी पार्टनर शेल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर बंदे का अपना एक राइट होगा जो कि अपनी वो इस राय का इजहार कर सकता है बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। मैटर डिसाइड डिसीजन के से पहले वो अपनी राय बता सकता है, कह सकता है कि मेरी राय ये है। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन बिजनेस नेचर है वो खत्म, वो चेंज नहीं होगी। बिजनेस नेचर ये क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, तो वो एक बंदा कहे नहीं जी अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ देते हैं, हम जनाब कोई और चीज़, हम और काम करते हैं और ये पैसे जो हम वहाँ पे लगा देंगे, तो वो जो चेंज है वो भी तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट के बगैर, मर्जी के बगैर, कॉन्सेंट कहते हैं मर्जी को, मर्जी के बगैर नहीं होगी। आपने अगर नेचर चेंज करनी है बिजनेस की, तो बाकायदा तौर पे पूरी कॉन्सेंट लेंगे, उनसे मादगी लेंगे, पैसे निकालेंगे ट्रांजेक्शन से,
रिलीव बिजनेस करेंगे। से और दूसरे बिजनेस में जब लगाएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड दोबारा फिर बनेगी। हाँ, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव चलिए access and to inspect and copy any of the books of the firm, यानी कि फॉर्म की बुक जो कागजात हैं उसके पास राइट होना चाहिए कि वो वहाँ पे वो जाके चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके और उसको जांच सके। एक्सेस मैंने जांचना। ठीक है। सेक्शन 13 हमारा जो है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की राइट्स ड्यूटीज उन कौन सी हैं, सेक्शन 13 के बारे में आपको मैं ये जो है वो आपको नोट्स दूंगा इसके बारे में, जो ये गालबन ये 3-4 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ए पार्टनर इज, पहला क्या है कि पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या कहते हैं, मुआवजा लेना। रेमुनेशन कहते हैं मुआवजा लेना, फीस लेना, तनख्वाह लेना दूसरे लफ्जों में। वो टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के काम में अगर वो हाथ बटा रहा है, उसमें हिस्सा ले रहा है, तो उसको राइट नहीं है कि वो उसके पैसे लेगा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका 33% का वो पार्टनर है या 50% का पार्टनर है, तो वो उसके पैसे नहीं लेगा, बल्कि काम वो ऐसे करेगा जैसे वो मालिक है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न। कोई प्रॉफिट होता है तो वो उनको राइट है कि उनका प्रॉफिट बराबर बराबर तकसीम किया जाए। एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। तो फर्म अगर कोई लॉसेस लेती है, गेन करती है, या उनको कोई नुकसान होता है, तो फिर भी उसको लॉस जो है, जैसा बाकी लोगों को लॉस हुआ उसको भी लॉस होगा, और उसको भी पैसे उतने ही कम दिए जाएंगे जितने बाकी पार्टनर्स के हैं। ठीक है। सी कहता है कि वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा उसको लिख दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भी तुम्हें इसका इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा या प्रॉफिट और मिलेगा उस कैपिटल पे जो कि तुमने सब्सक्राइब बाय हिम, जो कि तुमने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख दिए थे उसने, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट तो उसको मिलेगा। अगर इंटरेस्ट इसके अलावा है जो बाय द वे को प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट कहाँ से पे होगा, वो प्रॉफिट उनके इंटरेस्ट से पे होगा। ठीक है। इसका ये नहीं होगा कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपने दी हुई है 10 लाख की, उसमें से इंटरेस्ट उसको पे किया जाए। ऐसे नहीं होगा। यानी कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट को, दोनों चीज़ों को अलग-अलग आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट तो है ना, आपने जब एक डीड बना दी तो उसके अंदर आपने प्रॉफिट बताया कि इतना प्रॉफिट जो है मैं लूंगा। एक होता है कि इसके अंदर के प्रॉफिट के अलावा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाती है, तो फिर मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से जितना मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से इतने परसेंट और भी लूंगा प्रॉफिट के अलावा। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल, आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, जो कि बॉलीवुड के अंदर और हॉलीवुड के अंदर भी, यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, ये जो एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर जिनका नाम है, जैसे शाहरुख खान हो गया, अक्षय अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान वगैरह, ये क्या करते हैं जब अव्वल तो ये अपनी जो प्रोडक्शन के अंदर, ये मैं चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ये लोग जब किसी और के साथ ये कोई वादा करते हैं, तो फिर ये अपने पैसे तो लेते ही लेते हैं, जो कि उनकी फीस दी जाती है। उसके बाद उनका एक और भी इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट ये होता है कि अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 20 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आपने इसमें से 10% हमें एक्स्ट्रा भी देना है। बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग होती है ये। ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसे देने थे वो तो देने थे, वो तो मिलने मिलने थे। अगर वो जो फिल्म है वो प्रॉफिट ले जाती है, तो उसमें जो, उसमें भी उसका शेयर होगा, उसका भी उसमें इंटरेस्ट होगा। तो ये बेसिकली जो अच्छे जो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा साइन किया जाता है कि अगर ये चल गई तो इसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतने परसेंट मुझे भी मिलेगा। जैसे अभी फाद मुस्तफा मुस्तफा की फिल्म एक आई नहीं, ठीक है, उसके अंदर ये फाद मुस्तफा की अपनी प्रोडक्शन है, अपनी उसने पैसे लगाए हैं। तो अब वो जो उसकी जो पैसे थे एज ए एक्टर के तौर पे, वो तो उसको मिले मिलेंगे। ठीक है। जो प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से जो उसको प्रॉफिट हुआ है प्रोडक्शन में, यानी कि जो उसने प्रॉफिट लेना, तो वो भी सारे का सारा वो ही लेगा। जो है हीरोइन है वो उसके अंदर प्रॉफिट में शेयर नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो मीडिया बता रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट जो उसने एज ए हीरो के तौर पे जो पैसे लिए वो भी लेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो भी इसका उसमें से शेयर करेगा। तो ये आपको एग्जांपल मैंने दी है, जो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि इंटरेस्ट का इसमें क्या मकसद है।
A person making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6%। तो यहाँ पे उसने परसेंटेज भी दे दी, वेरी कर जाता है एनुअल, यानी कि अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर उनको जो प्रॉफिट तो आ ही रहा है और उसके अलावा कोई इसके अलावा भी इनकम आ रही है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट जो है 6% के हिसाब से, पैनम के हिसाब से वो भी इसको मिलेगा। पहली बात मैंने बात बता दी है, कोई भी पेमेंट या एडवांस जो है उसने ली है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, जितनी उसने की हुई थी उससे ज़्यादा अमाउंट उसको मिल गई है, कोई पेमेंट उसके बाद मिल गई है बिजनेस के लिए, तो फिर वो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम। ये चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 1932 का कानून है तो इसमें इसमें इन्होंने चेंज नहीं किया। The firm shall indemnify a partner in respect to the payment made and liability incurred by him। ये भी इंडेमनीफाई का मकसद मैंने पहले बता दिया है कि आपने इंडेमनीफाई करना है, आपने इसका रिकवर करना है। दूसरे लफ्जों में फर्म जो है रिकवर करने का पार्टनर को कोई भी जो वो पेमेंट देता है, ठीक है, कोई लाइबिलिटी इसके ज़िम्मे थी, वो जो फर्म है वो डूब गई या कोई मसला बन गया, तो फिर जो फर्म है उस पार्टनर को उसके पैसे वापस करेगी। ठीक है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आम जो बिजनेस चल रहा था उसके अंदर कोई मसला बन जाए, उसके अंदर भी जो अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो फर्म जो है उसको कवर करके देगी। इन डूइंग सच एक्ट इन एन एनी एमरजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस। मतलब कहने का है कि आम बंदा जो है, आम ताकत रखने वाला बंदा जो है, आम विजडम रखने वाला, प्रूडेंस मैंने विजडम रखना, केयर करना, उसके अंदर भी अगर कोई इमरजेंसी की हालत में भी कोई फर्म को लॉस से प्रोटेक्शन देनी है, तो फिर भी वो क्या करेगी, जो बैंक जो फर्म है बेसिकली, वो जो भी पर्सन है जो कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का ऑर्डिनरी एक आम बंदा है जो केयर के साथ काम किया है, उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने, अगर उसके साथ सेम सर्कमस्टांसिस में उसका अपना केस हो जाए। यानी कि फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करती है कि पार्टनर को, कि वो पार्टनर भी और फर्म भी, अगर वो कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई भी मसला बन जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो फर्म भी और पार्टनर भी उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि वो उसका अपनी ये फर्म है, यानी कि वो किसी और को सेंस में नहीं समझेगा, बल्कि पार्टनर ही ऐसे समझेगा जैसे ये मेरी फर्म है और उसके अंदर ही कोई लॉस या कोई प्रॉफिट होता है, इमरजेंसी की हालत में कोई काम करना पड़ता है, कोई लॉस बियर करते हैं या हम प्रॉफिट लेते हैं, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये मेरी अपनी फर्म या बिजनेस है। एफ कहता है, जो कि एफ क्या चीज़ है, एफ ये ई के बाद एफ आता है, ई के बाद तो पांचवी चीज़ आती है। ए पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कास्ट टू इट बाय हिज विलफुल निगलेक्ट। विलफुल निगलेक्ट क्या चीज़ है, विलफुल निगलेक्ट आपकी ये है कि आपने जो है इंटेंशनली आपने कोई ऐसा कोई काम किया है जो कि फर्म की इंटरेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है, इंटेंशनल फेलर टू परफॉर्म, कि आपने इंटेंशनली काम किया, अगर वो तुम बात करते या कोशिश करते तो हो सकता है इसका लॉस ना होता। ठीक है, तो अब ये पार्टनर की जिम्मेदारी बन गई, शेल इंडेमनीफाई द फर्म, वो पार्टनर जो है वो पैसे देगा फर्म को, वापस करेगा। कोई काज होता है कि उसकी निगलेक्शन की वजह से, उसकी निगलेक्ट की वजह से कोई इसने जान के वो चीज़ जो है वो की है ताकि फर्म को नुकसान हो, तो फिर का पार्टनर जो है वो फर्म को पैसे देगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कौन सी होगी, सेक्शन 14 ये बताता है हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म हमें बताती है, द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, कि जो फर्म्स के लिए बनाया गया था, प्रॉपर्टी ली गई थी, उसके राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो भी पार्टनर्स में बराबर के बराबर तकसीम होंगे। और अक्वायर्ड बाय परचेज, आपने कोई प्रॉपर्टी बाद में खरीद ली, उसको हासिल कर लिया, और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, फर्म के लिए और फॉर द पर्पसेस एंड द कोर्स ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के काम के लिए, फर्म के लिए, एंड इंक्लूड्स ऑल द गुडविल ऑफ द बिजनेस, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी का जो गुडविल है, उसकी जो से है, उसकी जो एक अच्छी रेपुटेशन बाजार में बनी हुई है, उसका भी इसके अंदर शामिल होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का उसके अंदर भी शामिल होना ज़रूरी है, और वो तमाम प्रॉपर्टी जो है तमाम बिजनेस पार्टनर्स के अंदर बराबर बराबर उसके इंटरेस्ट और जो राइट्स हैं वो डिवाइड किए जाएंगे।
अनलेस, अब एक चीज और आगे, कॉन्ट्रेरी द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, कि आपकी तवज्जो जो है उसके खिलाफ हो जाती है, यानी कि आप बिजनेस की पार्टनर के जो बिजनेस जो है आपका है उसके खिलाफ आपकी इंटेंशन हो जाती है, यानी कि आप उसके खिलाफ चले जाते हो। द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, कि फर्म के पैसों से ही आपने वो मनी जो है इस्तेमाल की, और वो जो प्रॉपर्टी आपने ली आर डीम टू हैव बीन अक्वायर्ड फॉर द फर्म, तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने वो फर्म के लिए वो चीज़ एक्वायर की है। मतलब कहने का है कि अगर अगर आपकी इंटेंशन जो है वो फर्म के साथ अटैच नहीं थी, या आपने इसके खिलाफ की बात की गई थी, लेकिन फिर भी अगर वो फर्म की पैसों से वो चीज़ ली गई है, तो वो ऐसे समझा जाएगा कि वो फर्म ही है, फर्म के ही पैसे हैं, फर्म के ही प्रॉफिट में आना चाहिए इसको। मतलब कहने का क्या, पार्टनर शुड बी come with clean hands and should come in the firm's business along with all the prudencies and all the you can say with all the strong intentions, and not as per intentions which are contrary to the firm, कि आपको जो फर्म की टेंशन के बगैर या फर्म के जो कंडक्ट के बगैर आपको नहीं आना पड़ेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा जो फर्म कहती है। सेक्शन 15 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business। तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने देनी है या करनी है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है वो एक्सक्लूसिवली, मतलब क्या, टोटली पार्टनर जो है सिर्फ बिजनेस के पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये 15 के बाद ये सेक्शन 16 है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बाद दफा इंपोर्ट करते हुए तो वो चेंज कर देता है। ये सेक्शन 11 नहीं है, ये सेक्शन यहाँ पे 15 आएगा। मैं 1 मिनट रुकी, मैं खाने लगी मुझसे क्लास में। पेमेंट पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर्स, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्ट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये 16 का आगे ए है। अभी देखिए यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए चीज़ को जो है ना ये देखता नहीं है, पता नहीं क्या मसला है कि जब इंपोर्ट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उसके अंदर वो नंबरिंग जो है वो नहीं सही देता। हालांकि उसको जो जहाँ से मैंने कॉपी करवाया वहाँ पे नंबरिंग जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास आ जाती है तो फौरन आपने इसको ठीक कर लेना है। क्योंकि आपको जो मैंने भेजा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो इसके अंदर जो आया है जूम के अंदर, वहाँ पे वो सही नहीं है। अच्छा, इफ ए पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, कि वो अपने लिए कोई ट्रांजेक्शन, फर्म की ट्रांजेक्शन उसने करनी थी, उसमें उसने प्रॉफिट जो है अपने लिए ले लिया, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, और जिसकी जो फर्म की प्रॉपर्टी थी उसको यूज इस्तेमाल किया, और बिजनेस कनेक्टेड ऑफ द फर्म, और उसके बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ की जो अपने प्रॉफिट के लिए इसने की, और द फर्म नेम, और या फिर फर्म का नाम इस्तेमाल किया, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट को वो अ, उसका प्रॉफिट जो है वो देखा जाएगा, वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को पे किया जाएगा। उसमें कोई तब्दीली आती है तो राइट्स एंड ड्यूटी जो है फर्म्स की ऐसी रहेंगी जैसे वो पहले थी। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ बताएगी है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है फिर। इसके बाद आपका जो बी है जी, वेयर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर
fixed term continues to carry on business after the expiry of that firm term, the mutual rights and duties of the partner remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will. अब पार्टनरशिप एट विल भी मैंने बताया था आपको। पार्टनरशिप एट विल और प्रेफर पार्टनरशिप क्या होती है वो पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या है कि फॉर्म अगर जो है एक कोई फिक्स टाइम के लिए बनाई गई है तो उसके जो राइट्स हैं, म्यूचुअल राइट्स हैं, जो दोनों के ड्यूटीज एंड ड्यूटीज के पार्टनर्स के जो राइट्स हैं वो सेम रहेंगी, एक्सपायरी से पहले भी एक्सपायरी के बाद भी। और वो दे में बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो वो कंसिस्टेंट मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सही रहेंगी कौन से वाकयात में जिनमें पार्टनरशिप एट विल है। यानी कि इसका मतलब क्या कहने का है, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ बात ये करने की है। फॉर एग्जाम्पल एक साल गुजर गया फर्म को और फर्म जो है वो कंटिन्यू कर रही है काम, वो को एक्सपायर नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया फर्म को। तो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक साल का था, लेकिन वो फिर भी 13वें महीने भी वो काम कर रही है, तो उसको ऐसा चलने दिया जाए। ठीक है। और वो उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे वो पार्टनरशिप एट विल है। यानी पार्टनरशिप एट विल हमने पहले पढ़ा था वो ये थी कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी भी नहीं है और आपका काम चल रहा है, जो आपका जो एम्प्लॉय है वो भी काम कर रहा है, आप भी उसको पैसे दे रहे हो, तो वो ऐसे समझा जाएगा जैसे आप मर्जी से ही वो पार्टनरशिप जो है वो चला रहे हो या मर्जी से वो फर्म चला रहे हो। तो वो भी कोई भी जो, अगर उसके अंदर कोई पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, ठीक है, और कोई भी मसला अगर नहीं बनता तो उसको कंटिन्यू करने दिया जाए, यानी कि बिजनेस को प्रमोट करना है दूसरे लफ्जों में। ठीक है जी। और ये तीसरा जो है सी, where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carried out other adventures और अंडरटेकिंग। अच्छा, एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग का आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी फर्म जो है वो कोई और एडवेंचर, एडवेंचर ये होता है। वैसे तो एडवेंचर तो आप दूसरे लफ्ज़ों में कोई अगर सेंस में लाएं तो कोई एडवेंचर को, जो आपने एडवेंचर करना जी मतलब कोई चले गए और आपने वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करना तो वो एडवेंचर वगैरह होता है। या आपने कोई किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं वहाँ पे कोई मसला मसाया तो वो एडवेंचर हो गया। लेकिन सेंस जो लीगल सेंस है उसमें क्या है, ए रिस्की और अनसर्टन एक्टिविटी। एडवेंचर को कहते हैं ए रिस्की और अनसर्टन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कि अभी एक टाइम का इंटीमेशन आ गई है तो जो बंद हो जाता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। और अंडरटेकिंग क्या है कि प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि आपने जो कोई भी आपने काम करना है, ज़ाहिर उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता है ना। इकोनॉमिक्स की एक टर्म है मोर रिस्क मोर रिटर्न। जितना भी risk लोगे उतना ज़्यादा आपको जो है उसके अंदर जो बिजनेस का आपका उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक फॉर्म जो है वो क्या कहते हैं, एक फर्म जो है वो एक बिजनेस कर रही है और उसने कोई इसके अलावा कोई और भी, यानी कि उसके अलावा एक एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद दूसरी एक्टिविटी कर रही है। ठीक है। कैरिड आउट अदर एडवेंचर अंडरटेकिंग। अगर वो एक काम कर रही है, एक ट्रांजेक्शन कर रही है और दूसरी ट्रांजेक्शन कर रही है, तो यानी कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो से कि वो उसकी एक्सपायरी के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर अंडरटेकिंग आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर अंडरटेकिंग। इसके अंदर ये दो चीज़ें सेंस में आपको समझनी चाहिए कि आप एक काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के अंदर आपका फर्म ये कहती है कि भाई फॉर एग्जांपल से कि जी आपने एक जो है क्या कहते हैं, आपने ये से 10 लाख का आपका कंटेनर आना है, तो आपने इस कंटेनर को जो है पे करना है, पे करने के बाद हम इस कंटेनर को यहाँ पे आके बेच देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बाहर से कोई लैपटॉप का कंटेनर आ जाता है तो आपका ये काम है, आपकी फर्म ये करती है कि आप सेल परचेज करते हैं लैपटॉप की। वो लैपटॉप जो है वो आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन को देते हो, आप आगे सेल होलसेल डीलर को देते हो, जैसे अक्सर लोग जो कंटेनर मंगवाते हैं। ठीक है। अब वो एक कंटेनर आपका चल रहा था, अब इसके अलावा आपने क्या किया कि फर्म के ही बिजनेस से, फर्म के ही पैसों से आपने कहा लैपटॉप के अलावा हम इसकी एक्सेसरीज का भी काम करते हैं।
ठीक है। तो अब वो दूसरी एक चीज़ और एक और आ गई। दूसरे क्या है कि लैपटॉप का आपके पैसे थे, आपने फर्म ने कहा ठीक है भाई आप ये लैपटॉप का अपना एसेसरीज का भी काम करें। तो एक के होते हुए आपने दूसरा काम भी कर लिया कि दूसरा भी आपने कंटेनर मंगवा लिया एसेसरीज का। तो उसमें कहता है कि ये नहीं होगा कि जी एक राइट, एक फॉर्म के अंदर एक ट्रांजेक्शन के अंदर जो राइट दो ड्यूटीज थी पार्टनर की वो चेंज हो गई हैं, और दूसरे के अंदर आपकी और राइट्स थी, इसके अंदर आपकी राइट्स ड्यूटीज और हैं। दोनों ट्रांजेक्शन को आपने सेम लेके चलना है। ठीक है। और उसको ये नहीं देखना कि ये इसमें बेनिफिट हुआ ये प्रॉफिट हुआ, जो भी उसकी लाइबिलिटी होगी वो आपने पे करनी है। अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई मसला बना है तो फर्म जो है, फर्म को आप पैसे देंगे। अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से मसला नहीं बना, फर्म वैसे लॉस कर गई है, तो फर्म फिर आपको देगी। ठीक है। इंडेमनीफाई करेगी आपको कि आपको पैसे जो आपके लगे थे वो अगर आपने लगाए थे खुद तरीके से वो भी, और जो आपने फर्म से लिए थे पैसे वो भी। अब दो तरीके होते हैं। कुछ जो कंपनी तो वो काम ये करती हैं कि वो फर्म का पैसा लगाती हैं, वो फर्म में उन्होंने इकट्ठे कर दिए पैसे, अब वो उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। दूसरा ये चीज़ होती है कि जो एक इंडिविजुअली तौर पे एक पार्टनर कहता है जी मैं ये कंटेनर लेता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो उसके भी राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगी। पैसे हो सकता है कि वो खुद लगाए, लेकिन जो बेनिफिट है वो फर्म का ही है। यानी कि उसमें कलेक्टिवली फर्म का देखा जाता है कि फर्म का बेनिफिट इसके अंदर क्या होगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग जो है ना, उसका मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये बनता है। बेसिकली बिजनेस वेंचर ही है ना, जो जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप बिजनेस वेंचर का मतलब क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई हुई है, उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। कोई कंटेनर आता है वो ख़राब हो जाता है, उधर से आपने पेमेंट की उन्होंने कंटेनर नहीं भेजा, ठीक है, कोई और कोई लॉस हो जाता है, किसी वजह से मसला बन जाता है ट्रांजिट के अंदर पहुंचते हुए, या शिप से आते हुए कोई मसला बन जाता है, फिर शिप आपका डूब जाता है, फिर शिप को आग लग जाती है। तो ये सारी की ट्रांजेक्शन जो है ये रिस्क तो इन्वॉल्व के अंदर होता ही है। जब आप बिजनेस करते हो तो उसके अंदर तो इन्वॉल्व होता ही है। तो इसके अंदर उसने यही बात बताई गई है कि कोई भी फर्म जो है, वेर ए फर्म कंस्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ठीक है। और एक काम करे या दो से ज़्यादा काम करे, तो लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज उनके उसी तरीके से रहेंगे वो दूसरे काम काम के अंदर जो कि आपने बाद में स्टार्ट किया है। तो जैसे आपने पहले किया था उसी तरीके से बाद में जो काम स्टार्ट किया है उसके दोनों के राइट्स और ड्यूटी जो है वो सेम रहेंगी। तो ये आज ही आपका आज का जो चैप्टर था, बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ जाता है जो आपको मैं दूंगा, जो कि पिछले साल रिपीट हुआ है, वो सेक्शन 3 के अगेंस्ट है। इसके अंदर और भी ड्यूटी राइट्स आ जाती हैं, आपको मैंने डिटेल में बताया। होप कि आपको इसके जो बारे में पता होगा, इस बारे में आप जान रहे होंगे, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको लग रही हो कि जी ये जो है ठीक है या हमें समझ नहीं आई। तो मेरी तो कोशिश होती है कि आपको मैं जो है वो बारे में बताया जाए, और जो है इसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाए जो भी मैंने पढ़ाना है। ठीक है। ये चैप्टर वाइज जो भी है आपके पास, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर वाइज ही पेपर क्वेश्चन आता है, और चैप्टर वाइज ही आपने इसको करना होता है। अभी इसका क्वेश्चन का जवाब जो है आप देखें, जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इसी को ब्रीफ कर देंगे तो ये सारी की सारी राइट्स एंड ड्यूटीज ही है ना, जो कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। सारी की सारी ड्यूटीज हैं ना, जनरल ड्यूटीज क्या है, बाकी चीज़ें ड्यूटीज क्या हैं, तो सारी की सारी ड्यूटीज शामिल हैं इसके अंदर। इसी को ब्रीफ कर देंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन की शक्ल में इसका जवाब एक समझे कि इसको जो मैंने एक क्वेश्चन आंसर के सेंस में दिया है, तो वो भी आप इसको रीड करें, और आपको मैंने जो पढ़ाया है अगर आपको ये होपफुली समझ आती है तो मेरे ख्याल में इसको और तरीके से आसानी के साथ आपको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अभी टाइम आपका 45 मिनट्स हो गए हैं, लास्ट मिनट चल रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अगले वीक मुलाकात होगी। अलीजा कोई आपने बात करनी है तो मैं आपको